जब भी फोन का कैमरा किसी चेहरे के सामने आता है तो वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लेता है कि ये कौन है। हाँ, और तुरंत एक पीला बॉक्स चेहरे पे आ जाता है और फोन अनलॉक हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा जादू लगता है जिसकी हम सबको इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। सही कहा, हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और ऐतिहासिक डेटा का जो ये भारी भरकम स्टैक रखा है ना, वो इस जादू के पीछे के असल विज्ञान को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिमाग घुमा देने वाला सवाल है कि मशीनें इस दुनिया को आखिर देखती कैसे हैं, और सिर्फ पिक्सेल्स को देखना नहीं बल्कि एक इंसान की तरह उन्हें समझना कैसे सीखती हैं। बिल्कुल। और हमारे नोट्स के केंद्र में है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जिन्हें हम CNN कहते हैं, उनका पूरा एवोल्यूशन। तो आज हम बिना किसी तकनीकी उलझन में फंसे एक दोस्त की तरह ये समझने वाले हैं कि इन नेटवर्क्स ने कंप्यूटर विजन की पूरी दुनिया को कैसे पलट कर रख दिया। क्योंकि देखा जाए तो ये एवोल्यूशन कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। आज हम इन पेपर्स के जरिए उस पूरी यात्रा को ट्रेस करने वाले हैं जो 1990 के दशक के एक बहुत ही साधारण से मॉडल से शुरू होती है। हाँ, और आज के बेहद जटिल और एफिशिएंट नेटवर्क्स तक जाती है। हम लिनेट की बुनियादी नींव से अपनी बात शुरू करेंगे और एफिशिएंट नेट के कमाल के संतुलन तक पहुंचेंगे। मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का इतिहास नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की उस जद्दोजहद की कहानी है जहां हमने मशीनों को विजुअल दुनिया का अर्थ निकालना सिखाया और हर एक कदम पर उनकी एक्यूरेसी को बढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस स्टैक में सबसे पहला रिसर्च पेपर यान लेक्यून का दिख रहा है, जो 1990 के दशक के शुरुआत का है। इन्होंने लिनेट आर्किटेक्चर बनाया था। जी, यान लेक्यून का वो काम बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग था। हो रही हूँ। उस जमाने में तो कंप्यूटर्स में इतनी ताकत ही नहीं होती थी। हाँ, मोबाइल्स तो छोड़ ही दीजिए, डेस्कटॉप भी बहुत कमजोर होते थे। तो फिर ये मॉडल असल में कर क्या रहा था? क्या ये आज की तरह लोगों के चेहरे या गाड़ियां पहचानता था? नहीं, उस समय के लक्ष्य बहुत ही छोटे और बेहद स्पष्ट थे। लिनेट को मुख्य रूप से एक खास काम के लिए बनाया गया था। और वो काम क्या था? हाथ से लिखे गए नंबरों को पहचानना। इसके लिए MNIST डेटासेट का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, ये MNIST डेटासेट क्या है? ये डेटासेट असल में हाथ से लिखे गए अंकों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। इसका असली दुनिया में उपयोग बैंक के चेकों को प्रोसेस करने या डाक के लिफाफों पर लिखे पिन कोड्स को पढ़ने के लिए होता था। ओहो, तो ये पोस्ट ऑफिस और बैंक्स की मदद करने जैसी चीज थी। बिल्कुल। उस समय के हिसाब से मशीन का एक लिखे हुए नंबर को बस पढ़ लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। यहाँ मेरे नोट्स में लिखा है कि इस मॉडल का ढांचा बहुत सरल था। इसमें कुछ कन्वोल्यूशनल लेयर्स थीं और उनके बाद सब सैम्पलिंग लेयर्स थीं। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम तकनीकी शब्द लगता है। वही तो। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये सिस्टम एक हाथ से लिखे हुए नंबर 8 को पढ़ता कैसे था? इसे ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई जासूस किसी बड़ी तस्वीर की जांच एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास से कर रहा हो। अच्छा, एक जासूस का लेंस। हाँ, तो कन्वोल्यूशनल लेयर का काम है उस तस्वीर के हर छोटे हिस्से पर वो ग्लास घुमाना और ये खोजना कि कहाँ सीधी लाइन है, कहाँ कोई घुमाव है या कहाँ किनारे हैं। इसका मतलब है कि वो पूरे नंबर 8 को एक साथ घुरने के बजाय उसके गोल घुमाव और क्रॉस होने वाली लाइनों को अलग-अलग टुकड़ों में देखता था। एकदम सही पकड़ा आपने। ये इमेज के छोटे-छोटे पैटर्न्स को पकड़ता है और इसके तुरंत बाद काम आती है सब सैम्पलिंग लेयर, जो उन पैटर्न्स के साथ कुछ करती है। हाँ, इसका काम है जानकारी को सिकोड़ना या उसका सार निकालना। मान लीजिए नेटवर्क ने एक गोल घुमाव पकड़ लिया। ठीक है। अब वो घुमाव तस्वीर में बिल्कुल सटीक रूप से किस पिक्सल पर है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि वो घुमाव वहां मौजूद है। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन से ज्यादा उसकी मौजूदगी जरूरी है। बिल्कुल। तो सब सैम्पलिंग लेयर गैर जरूरी और फालतू पिक्सल्स को हटाकर सिर्फ सबसे अहम जानकारी को ही आगे भेजती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच थी। उस दौर के कमजोर कंप्यूटर्स के हिसाब से तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे मशीन पर डेटा को प्रोसेस करने का बोझ बहुत कम हो जाता था। सही कहा, एक साधारण से डिजाइन से इतनी बड़ी समस्या सुलझा ली गई थी। लेकिन मेरे नोट्स का अगला हिस्सा बताता है कि इसके बाद लगभग 1 दशक तक कंप्यूटर विजन की दुनिया में कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं हुई। चीजें ठंडी पड़ गईं। वो इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स एक तरह की दीवार से टकरा गए थे। और फिर सीधे आता है साल 2012। ये साल तो जैसे इस पूरी फील्ड के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। 2012 सच में एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ एलेक्स क्रिजेव्स्की, इल्या सुत्स्केवर
और जेफरी हिंटन का नाम सामने आता है। इन्होंने एलेक्सनेट बनाया और उस साल का सबसे बड़ा विजन कंपटीशन इमेजनेट चैलेंज जीत लिया। ऐसा क्या बदल गया था 2012 में जो 1990 के दशक में संभव नहीं था? 2012 तक आते आते दो बहुत बड़े बदलाव हो चुके थे दुनिया में। पहला था डेटा का विस्फोट। इमेजनेट प्रतियोगिता में लाखों इमेजेस मौजूद थीं सीखने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था हार्डवेयर में। गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड्स यानी जो जीपीयू होते हैं, उनका इस्तेमाल अब एआई को ट्रेन करने के लिए होने लगा था। ओहो, गेमिंग वाली पावर को रिसर्च में लगा दिया गया। हाँ, एलेक्सनेट ने अपने बाकी सभी विरोधियों को इतने बड़े मार्जिन से हराया कि पूरी तकनीकी दुनिया सन्न रह गई। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि अगर हम नेटवर्क को गहरा करें और उसे भारी मात्रा में डेटा दें तो डीप लर्निंग सच में काम करती है। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर के तेज हो जाने से तो सब कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ रिसर्च पेपर्स में कुछ ऐसी नई तकनीकों का जिक्र है जिन्होंने नेटवर्क के अंदर काम करने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल, इनोवेशन तो अंदर भी हुआ था। जैसे एक टर्म है ड्रॉप आउट और एक है रीलूप। ये ड्रॉप आउट क्या है? क्या नेटवर्क बीच में ही काम करना छोड़ देता था? इसे एक क्लासरूम के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं और टीचर के हर सवाल का जवाब वही आगे बैठकर दे देते हैं। हाँ, हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि पीछे बैठे बाकी बच्चे उन पर निर्भर हो जाते हैं और खुद कुछ नया नहीं सीखते। ड्रॉप आउट तकनीक बिल्कुल उस सख्त टीचर की तरह है जो अचानक उन आगे बैठे होशियार बच्चों को चुप करा देती है। अच्छा, और पीछे बैठे बच्चों से जवाब मांगती है। एकदम सही। एलेक्सनेट की ट्रेनिंग के दौरान ड्रॉप आउट नेटवर्क के कुछ न्यूरॉन्स को बेतरतीब ढंग से यानी रैंडमली बंद कर देता था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क का कोई भी एक हिस्सा किसी खास फीचर को रटने पर निर्भर नहीं हो पाता था। बिल्कुल। अगर आगे वाले न्यूरॉन्स बंद हैं तो पीछे वालों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, पूरे नेटवर्क के हर हिस्से को मिलकर काम करना सीखना पड़ता था। इससे मॉडल ने इमेजेस को सिर्फ याद करने के बजाय उनके असली पैटर्न को गहराई से समझना शुरू किया। मशीन को आलसी होने से बचाने का एक बेहतरीन तकनीकी तरीका। और ये जो दूसरी चीज है रीलू, ये क्या बला है? ये भी कोई ऐसा ही सख्त नियम था? रीलू असल में एक बहुत ही सरल गणितीय फंक्शन है। इसे आप किसी एक्सक्लूसिव क्लब के बाहर खड़े एक बहुत ही कड़क बाउंसर की तरह सोच सकते हैं। बाउंसर? वो कैसे? अगर कोई नेगेटिव सिग्नल यानी कोई ऐसी जानकारी जो मशीन के किसी काम की नहीं आती है, तो ये बाउंसर उसे वहीं रोक देता है और उसकी वैल्यू 0 कर देता है। उसे नेटवर्क में आगे जाने ही नहीं देता। और अगर काम की जानकारी हो तो? अगर सिग्नल पॉजिटिव है तो वो उसे वैसे का वैसा ही अंदर जाने देता है। इस छोटी सी तरकीब ने नेटवर्क के सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। क्योंकि मशीन को बेकार डेटा पर अपना समय और कंप्यूटिंग पावर बर्बाद नहीं करनी पड़ती थी। बिल्कुल। और एक चीज और थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इन्होंने डेटा ऑगमेंटेशन का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। सही कहा। मतलब अगर उन्हें नेटवर्क को एक कुत्ते को पहचानना सिखाना था तो उन्होंने उस कुत्ते की फोटो को उल्टा करके, थोड़ा खींचकर, उसका हिस्सा काटकर और उसके रंग बदलकर भी नेटवर्क को दिखाया, ताकि मशीन को ये ना लगे कि कुत्ता सिर्फ सीधा खड़ा होता है तभी वो कुत्ता है। यही वो सारे इनोवेशंस थे जिन्होंने मिलकर एलेक्सनेट को एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जिसने पूरी दुनिया को डीप लर्निंग की असली ताकत दिखा दी। तो 2012 ने पूरी दुनिया को समझ आ गया कि डीप लर्निंग ही भविष्य है। अब इसके बाद तो रिसर्चर्स के बीच रेस लग गई होगी कि कौन सबसे बेहतर और बड़ा मॉडल बनाता है। हाँ, एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। मेरे सामने साल 2014 का एक रिसर्च पेपर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजुअल ग्राफिक्स ग्रुप का। इन्होंने वीजीजी नेट बनाया। वीजीजी नेट अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और ऐसा लगता है कि इन्होंने एलेक्सनेट की सफलता से सिर्फ एक ही सीधा सबक लिया कि नेटवर्क को और ज्यादा गहरा कर दो। इन्होंने 16 से 19 लेयर्स तक का नेटवर्क बना डाला। हाँ, वीजीजी नेट की फिलॉसफी बहुत ही सीधी और स्पष्ट थी। उनका मानना था कि अगर गहराई से बेहतर नतीजे मिल रहे हैं तो हम इसे और गहरा करेंगे। लेकिन इसमें कुछ नया भी तो किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने इसके साथ एक बहुत ही खास और दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने पूरे नेटवर्क में अलग-अलग साइज के फिल्टर्स का इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ बहुत ही छोटे 3x3 साइज के फिल्टर्स का लगातार इस्तेमाल किया। एक मिनट, मुझे ये बात पच नहीं रही है। क्यों? अगर आपको कोई बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर देखनी है तो आप छोटे-छोटे फिल्टर्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्या बड़े फिल्टर्स से एक ही बार में ज्यादा बड़ा हिस्सा देखना बेहतर और तेज नहीं होता? ये सुनने में भले ही उल्टा लगे, लेकिन विजन साइंस इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। अच्छा,
अगर आप एक बड़ा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी बारीक जानकारियों को मिस कर देते हैं। छोटे 3x3 फिल्टर्स के साथ कई लेयर्स को एक के ऊपर एक रखने से नेटवर्क एक हायरार्की में चीजों को सीखता है। हायरार्की थोड़ा समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए, पहली लेयर सिर्फ सीधी या टेढ़ी लाइनों को समझती है। दूसरी लेयर उन लाइनों को जोड़कर कोई आकार बनाती है, जैसे कोई कोना या गोलाई। ठीक है। और धीरे धीरे नेटवर्क की गहरी लेयर्स में जाकर ये छोटे छोटे आकार मिलकर एक इंसान का चेहरा या एक कार का पहिया बन जाते हैं। छोटे फिल्टर्स ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट और सटीक बना दिया। ये तो समझ में आता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी तो हुआ होगा। कैसा नुकसान? अगर आप इतने सारे छोटे छोटे फिल्टर्स लगा रहे हैं और 19 लेयर्स की गहराई तक जा रहे हैं, तो इसके लिए तो अंधाधुंध कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। मुझे याद है उस दौर के कुछ आर्टिकल्स में मजाक चलता था कि इन नेटवर्क्स को ट्रेन करते हुए लैब्स में सर्वर्स इतने गर्म हो जाते थे कि उन पर अंडे उबाले जा सकते थे। हाँ, और बिजली के बिल आसमान छूने लगे थे। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तकनीकी बाधा थी। तो मतलब ये सस्टेनेबल नहीं था? बिल्कुल नहीं। VGG नेट का प्रदर्शन तो शानदार था, लेकिन इसके पैरामीटर्स की संख्या 138 मिलियन यानी 13 करोड़ से ज्यादा के पार चली गई थी। बाप रे, 13 करोड़! इसे चलाने के लिए बहुत अधिक मेमोरी और कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत थी। ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर लंबे समय तक नहीं चला जा सकता था। हर कोई चाहता था कि मशीन स्मार्ट हो, लेकिन इसके लिए दुनिया भर के रिसोर्सेज को झोंक देना कोई व्यावहारिक समाधान नहीं था। और शायद इसी कंप्यूटिंग पावर की समस्या का समाधान खोजने के लिए एक नया नजरिया सामने आया। हाँ, उसी साल यानी 2014 में ही गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी एंट्री मारी और गूगल नेट सामने रखा। इसे इंसेप्शन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। फिल्म इंसेप्शन का नाम तो बहुत मशहूर है। वही तो मैं सोच रही थी कि इस नेटवर्क के अंदर क्या इंसेप्शन चल रहा था। इन्होंने VGG नेट वाली इस भारी भरकम समस्या को कैसे सुलझाया? गूगल के रिसर्चर्स ने यह महसूस किया कि नेटवर्क को सिर्फ लंबा या गहरा करते जाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने उसे चौड़ा करने का फैसला किया। चौड़ा मतलब लेयर्स बढ़ाने के बजाय उन्हें अगल बगल बढ़ाना। हाँ, उनका सबसे बड़ा और मारक हथियार था इंसेप्शन मॉड्यूल। अभी तक क्या हो रहा था कि रिसर्चर्स को हर लेयर पर यह तय करना पड़ता था कि कौन से साइज का फिल्टर सबसे अच्छा रहेगा, छोटा या बड़ा। तो इंसेप्शन मॉड्यूल ने क्या किया? इस मॉड्यूल ने कहा कि हमें चुनने की जरूरत ही नहीं है, हम एक ही लेयर पर छोटे, मध्यम और बड़े तीनों तरह के फिल्टर्स एक साथ चलाएंगे। रहा था तो कोई बड़ी तस्वीर को। इसे ऐसे सोचिए कि किसी जासूसी टीम में अलग अलग विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ठीक है। एक विशेषज्ञ सिर्फ फिंगरप्रिंट्स देख रहा है, दूसरा उस कमरे का पूरा लेआउट देख रहा है, और फिर वे सब अपनी अपनी जानकारी एक साथ मिला रहे हैं। वाओ! इस तरीके से नेटवर्क ने अलग अलग स्केल्स पर फीचर्स को एक ही बार में पकड़ना सीख लिया। और सबसे कमाल की बात यह थी कि इन्होंने इस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया कि बहुत सारी लेयर्स और इतने सारे फिल्टर्स होने के बावजूद VGG नेट के मुकाबले इसमें बहुत कम पैरामीटर्स थे। इसने एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का एक ऐसा संतुलन पेश किया जिसने साबित कर दिया कि सिर्फ भारी ताकत ही सब कुछ नहीं है, स्मार्ट डिजाइन भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, स्मार्ट डिजाइन ने खेल बदल दिया। लेकिन रिसर्चर्स की महत्वाकांक्षाएं कहाँ रुकने वाली थीं? लोग अभी भी नेटवर्क को गहरा करना चाहते थे। मेरे पास साल 2015 का एक रिसर्च पेपर है जो केमिंग ही और उनकी टीम का है। इस पेपर में रेसनेट का जिक्र है। रेसनेट? हाँ, ये डीप लर्निंग के इतिहास का एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सी समस्या का उल्लेख है। जब रिसर्चर्स ने नेटवर्क को 20 लेयर्स से बढ़ाकर 50 लेयर्स तक ले जाने की कोशिश की, तो मॉडल बेहतर होने के बजाय और खराब होने लगा। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा था? मॉडल को तो ज्यादा लेयर्स के साथ और भी स्मार्ट होना चाहिए था ना? हाँ, ये डीप लर्निंग के इतिहास की सबसे बड़ी और परेशान करने वाली पहेलियों में से एक थी। इसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कहा जाता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट? इसे समझने के लिए बचपन में खेले जाने वाले टेलीफोन गेम या चाइनीज विस्पर के बारे में सोचिए, जहां एक लंबी लाइन में खड़े लोग एक दूसरे के कान में कोई बात बताते हैं। एकदम सही। लाइन के पहले व्यक्ति ने जो संदेश दिया वो 50वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से बदल जाता है या उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ओहो, तो जैसे जैसे नेटवर्क की गहराई बढ़ती गई, जो सबसे शुरुआती लेयर्स थीं उन तक सीखने का सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता था। मतलब वो शुरुआती लेयर्स कुछ नया सीख ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल, यही हो रहा था। जब कोई नेटवर्क सीखता है तो वो पीछे की तरफ एक सिग्नल भेजता है जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। ये सिग्नल न्यूरॉन्स को बताता है कि उन्हें अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। लेकिन 50 लेयर्स के भारी ट्रैफिक से गुजरते हुए ये सिग्नल इतना कमजोर हो जाता था कि वो गायब ही हो जाता था। हाँ,
नेटवर्क के शुरुआती हिस्से अपडेट ही नहीं हो पाते थे। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए रेजनेट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पेश किया। वो विचार क्या था? रेसिडुअल ब्लॉक्स, जिन्हें हम स्किप कनेक्शंस भी कहते हैं। ये स्किप कनेक्शन क्या करता है? क्या ये किसी तरह का वीआईपी रास्ता या शॉर्टकट है? हाँ, ये बिल्कुल एक एक्सप्रेसवे की तरह है। मान लीजिए किसी शहर की सड़क पर बहुत भारी ट्रैफिक है और बहुत सारी गाड़ियां हैं। ठीक है। अगर आपको कोई बहुत जरूरी संदेश शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना है, तो आप उस ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। आप एक फ्लाईओवर या एक्सप्रेसवे ले लेंगे। समझ गए। रेजनेट ने नेटवर्क के अंदर ग्रेडियंट्स के लिए ऐसे ही एक्सप्रेसवे बना दिए। इन ब्लॉक्स ने सिग्नल को बिना किसी रुकावट के कई लेयर्स को पार करके सीधे आगे बढ़ने का आसान रास्ता दे दिया। इससे सिग्नल का गायब होना हमेशा के लिए बंद हो गया होगा। बिल्कुल, सिग्नल सीधे बाईपास होकर पहुंचने लगा। ये सोचने में कितना आसान लगता है, लेकिन इसके नतीजे कितने बड़े रहे होंगे। मेरे नोट्स बताते हैं कि इस शॉर्टकट तकनीक की वजह से रिसर्चर्स के लिए ऐसे नेटवर्क्स को ट्रेन करना संभव हो गया जिनमें 10 या 20 नहीं बल्कि 152 लेयर्स थीं। हाँ, 152 लेयर्स उस समय के लिए ये अकल्पनीय था। कहाँ 1990 के दशक में 2 लेयर्स से शुरुआत हुई थी और कहाँ हम सैकड़ों लेयर्स तक पहुंच गए। और इन बेहद गहरे नेटवर्क्स ने उस समय के सारे बेंचमार्क्स को ध्वस्त कर दिया। रेजनेट ने कंप्यूटर विजन के क्षेत्र में गहराई की उस अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। आज भी कई आधुनिक एआई मॉडल्स के अंदर किसी न किसी रूप में ये रेसिडुअल ब्लॉक्स अपना काम कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि नेटवर्क को बहुत ज्यादा गहरा कैसे बनाया जाए। हमने ये भी देखा कि अलग-अलग फिल्टर्स लगाकर उसे चौड़ा कैसे किया जाए। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और ये सब करते करते हम इस स्टैक के सबसे ताज़ा हिस्से यानी साल 2019 तक आ गए। 2019 में गूगल एक और नया पेपर लेकर आया, एफिशिएंट नेट। एफिशिएंट नेट ने एक पूरी तरह से नया नजरिया दिया। अब तक की कहानी देखकर ऐसा लगता है कि रिसर्चर्स अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे थे। कोई नेटवर्क की गहराई बढ़ा रहा था, कोई चौड़ाई, और कोई इमेजेस का रेजोल्यूशन बढ़ा रहा था ताकि मशीन और साफ देख सके। हर कोई अपनी अपनी तरह से नेटवर्क को बेहतर करने में लगा था। तो एफिशिएंट नेट ने इस पूरी रेस में ऐसा क्या अलग किया? एफिशिएंट नेट ने इस अंधी दौड़ पर ब्रेक लगा दिया। उनके रिसर्चर्स ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा। क्या सवाल? कि क्या हमें हर बार नेटवर्क को बेतहाशा बढ़ाने की ही जरूरत है? उन्होंने ये गहराई से महसूस किया कि गहराई, चौड़ाई और इमेज का रेजोल्यूशन, ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब आप किसी एक को बढ़ाकर बाकी को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ गहराई बढ़ाते हैं लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ाते, तो नेटवर्क का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसे एक स्पोर्ट्स कार की तरह समझिए। कार का उदाहरण? हाँ, अगर आप कार में एक बहुत ही पावरफुल इंजन यानी नेटवर्क की गहराई लगा देते हैं, लेकिन उसके टायर बहुत छोटे और कमजोर हैं और उसका ढांचा हल्का है, तो वो कार कभी तेज नहीं दौड़ पाएगी, वो बस क्रैश हो जाएगी। एकदम सही, वो पावर किसी काम की नहीं रहेगी। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। आपको कार का इंजन, उसके टायर और उसका पूरा ढांचा एक साथ और एक ही अनुपात में अपग्रेड करना होगा। तो एफिशिएंट नेट ने इन तीनों चीजों का ये परफेक्ट संतुलन बनाया कैसे? इसके लिए उन्होंने एक कंपाउंड स्केलिंग मेथड का इस्तेमाल किया। ये कंपाउंड स्केलिंग मेथड क्या होता है? ये एक गणितीय तरीका है जो ये तय करता है कि अगर हमें नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो हमें उसकी चौड़ाई, गहराई और रेजोल्यूशन को किस सटीक अनुपात में बढ़ाना होगा। उन्होंने इन तीनों को एक साथ एक सिंक में स्केल किया। तो इसका नतीजा ये हुआ होगा कि हमें बहुत बड़े और भारी नेटवर्क्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। कम रिसोर्सेज, कम कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके भी हम उन मॉडल से बेहतर नतीजे पा रहे थे जो सिर्फ बहुत बड़े और गहरे होने का दिखावा कर रहे थे। एक तरह से एफिशिएंट नेट ने साबित कर दिया कि सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क और एक सही संतुलन ज्यादा जरूरी है। यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सार है। ये मॉडल अपने पैरामीटर्स का सबसे कुशल उपयोग करता है। सच में लेनेट से लेकर एफिशिएंट नेट तक के इस पूरे सफर पर अगर हम नजर डालें तो ये लगातार होने वाले इनोवेशंस की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हमने मशीनों को पहले एक एक अक्षर पढ़ना सिखाया, फिर हमने उन्हें भारी मात्रा में डेटा दिया और आलस से बचने के लिए ड्रॉप आउट जैसी तकनीकें लगाईं। फिर हमने गहराई में जाने की मुश्किलें झेली और उनके शॉर्टकट्स निकाले। और अंततः हमने ये सीखा कि सिर्फ भारी ताकत से ज्यादा एक व्यवस्थित संतुलन मायने रखता है। इन सभी चीजों ने मिलकर मशीनों की विजुअल जानकारी को इंटरप्रेट करने की क्षमता को लगातार बढ़ाया है। और ये यात्रा हमें ये भी दिखाती है कि इंसानी दिमाग कैसे
एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाता गया। ये पूरी यात्रा सच में किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं लगती। 1990 के दशक के उन धुंधले हाथ से लिखे नंबरों को पहचानने से लेके आज की इस दुनिया तक, जहां एक संतुलित एल्गोरिदम इंसान से भी बेहतर और तेज तरीके से इमेजेस को क्लासिफाई कर सकता है। आज के मॉडल सच में विजुअल दुनिया को बहुत बारीकी से समझते हैं। हमने इस चर्चा में ये गहराई से देख लिया कि नेटवर्क की गहराई, चौड़ाई और रेजोल्यूशन को एक साथ संतुलित करके हम बेहतरीन और सबसे कुशल नतीजे पा सकते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च पेपर्स के इस स्टैक के आखिरी पन्ने को बंद करते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सवाल? क्या भविष्य के CNN आर्किटेक्चर सिर्फ इन्हीं पैमानों, गहराई, चौड़ाई, रेजोल्यूशन के बीच कोई नया गणित बिठाते रहेंगे और थोड़े बहुत सुधार करते रहेंगे, या फिर कोई बिल्कुल नया अनदेखा प्रतिमान, कोई ऐसा इंटायरली न्यू पैराडाइम सामने आएगा जो कंप्यूटर विजन के इस पूरे ढांचे को ही खारिज कर देगा? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसा तरीका विकसित होगा जो इन पिक्सेल्स, लेयर्स और फिल्टर्स की दुनिया से परे जाकर सटीकता और कंप्यूटिंग के हमारी मौजूदा समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देगा? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की ओर इशारा करता है और जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।